नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। गैसीय अवस्था हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट हमने वांडरवाल गैस समीकरण के बारे में बात कर ली थी। Z के बारे में भी मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताया था कि Z का मान कब बढ़ता है, कब घटता है, ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके थे। ठीक है ना। Z को गणितीय रूप से भी अब हम डिराइव करने वाले हैं। यहाँ से हम Z को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, गणितीय रूप से डिराइव करेंगे। थ्योरेटिकली तो मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था? 3 तरह के निष्कर्ष। CO2 जैसी गैसों के लिए कम दाब की स्थिति में तो घटता है, 1 से छोटा होता है। हाई प्रेशर की कंडीशन में 1 से बड़ा होता है, हाई प्रेशर की कंडीशन में 1 से बड़ा होता है, लो प्रेशर की कंडीशन में 1 से कम होता है, और हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसों के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है। यह सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली तो हम आपको बता चुके थे। ठीक है ना। इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था सैद्धांतिक रूप से। अब बात आती है इसके डिफरेंट फॉर्म जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी। देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न गैसों हेतु थोड़ा सा हल्का डेरिवेशन बता रहा हूँ। डेरिवेशन आमतौर पर हम कंपटीशन लेवल पर बात नहीं करते हैं क्योंकि वो 11-12 का मामला हो जाता है, लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम करेंगे। सो विभिन्न गैसों हेतु Z की व्युत्पत्ति बोले तो डेरिवेशन, हल्का फुल्का सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ Z। तो देखिए बच्चों, कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है जिसके लिए हम Z को जो है वो डिराइव करना चाह रहे हैं? कौन सी कंडीशन ऐसी है जिनके लिए हम Z को डिराइव करना चाह रहे हैं? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन थी, मैं प्लॉट बना दूं आपके लिए। आपको याद ही है प्लॉट, तो फिर भी मैं यहाँ फिर से एक बार बना देता हूँ। बहुतों बार आ गया ये प्लॉट, है एकदम पॉपुलर हो चुका है। ये आपका हाइड्रोजन के लिए था, इस तरह का हीलियम के लिए आता था। CH4 और CO2 हमने 2 गैस सेलेक्ट कर ली थी, पर जरूरी नहीं है कि यही गैसें हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्हीं गैसेस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो तो हमने जो एक बार ले ली फिर उनको बता दे रहे हैं। बाकी सब गैसेस का ना, बाकी सब गैसेस का ये ऐसा ही होता है, ये सेम नेचर ही होती है उसकी। सब गैसेस के लिए लगभग सेम ही नेचर होती है। हाइड्रोजन हीलियम जरूर अपना भिन्नता व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखो क्या कंडीशन होगी। 2 केस होंगे। देखो बेटा, पहला केस होगा, मैं क्या करके बताता हूं, CO2 CH4 जैसी गैस है तो, और इनके लिए फिर 2 केस हो जाएंगे, लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर। इनके लिए 2 केस हो जाएंगे, एक लो प्रेशर रीजन में, एक हाई प्रेशर रीजन में, क्योंकि इनका व्यवहार तो अलग अलग था ना। इनका व्यवहार तो अलग अलग था, तो इक्वेशन एक जैसी तो आने से रही। उसी प्रकार दूसरा H2 व He के लिए इसमें 2 व्यवहार नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। इसमें कोई 2 व्यवहार नहीं थे। इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का व्यवहार था, और वह था लगातार बढ़ता चला जाना। केवल एक ही तरह का बिहेवियर ये दिखाती हैं कि वैल्यू जो है वो इनकी लगातार इंक्रीज ही होती है, लगातार ये मान बढ़ता ही चला जाता है। एक ही तरह का व्यवहार हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वी ऑब्जर्व ओनली वन टाइप ऑफ बिहेवियर, दैट द वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीजेस। ये लगातार क्या होती है, सिर्फ बढ़ती चली जाती है। इनके लिए Z का हमको डिराइव करना है एक्सप्रेशन, तो पहले निश्चित तौर पर CO2 व CH4 वाले पर जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज CO2 व CH4 जैसी गैसों हेतु। पहला, निम्न दाब पर, लो प्रेशर पर। निम्न दाब पर होता क्या है वो सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि Z का मान क्या होता है। देखो, निम्न दाब पर होता क्या है, Z का मान कम होता जाता है। ये सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसको मैथमेटिकली हम एक एक्सप्रेशन के रूप में बताएंगे, गणितीय रूप से इसको हम व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो लो प्रेशर रीजन पर क्या होता है, देखिए व्हाट हैपन एट लो प्रेशर, निम्न दाब पर क्या होता है, देखो समझना। सबसे पहली बात, एक्सप्रेशन क्या अपना 1 मोल के लिए, n को भूल जाओ, 1 मोल के लिए ले रहा हूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, n इक्वल्स टू 1 मोल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मोल को शामिल भी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन n बराबर 1 हो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई आपत्ति थोड़ी ना इसके अंदर।
अब n बराबर 1 मोल के लिए हमने इसको लिख लिया। अब यहां से लो प्रेशर है तो क्या होगा, निम्न दाब है तो क्या करेंगे, अब किसको डिराइव करना अपन को, तो निम्न दाब पर आयतन उच्च होगा, मानते हो इस बात को, तो कि यदि आपका प्रेशर कम है, यदि आपका प्रेशर कम है तो वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम हाई होगा तो V माइनस बी को यू कैन से इस V माइनस बी को लगभग V लिखा जा सकेगा कि नहीं। अरे भाई डेरिवेशन में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, इस तरह के काम करते ही हैं डेरिवेशन के दौरान, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब V माइनस बी को हम ऐसा लिख देंगे तो ये P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। दाब कम है, आयतन उच्च है, तो B की वैल्यू तो बहुत छोटी होती है, क्योंकि B इज वेरी मच स्मॉलर देन V, तो फिर ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं हम ये। अब इसको ओपन करो तो अंदर क्या जाएगा, PV प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। सो यहां से इसकी ये जो आ रही है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं गैस समीकरण। PV इज इक्वल्स टू RT माइनस ए अपॉन वी, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी गैस समीकरण कहलाती है। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज द गैस इक्वेशन। इसको हम गैस समीकरण कहेंगे, इसे हम गैस समीकरण कहेंगे, इसको हम कहेंगे गैस समीकरण, इसे हम गैस समीकरण कहेंगे। किसके लिए, CO2 जैसी गैस के लिए। कब, निम्न दाब की स्थिति के अंदर, यानी लो प्रेशर कंडीशन में इसको हम गैस इक्वेशन कहते हैं। निम्न दाब की स्थिति में इसको हम गैस इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि गैस समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब Z लाना है अपन को, तो Z लाना था तो क्या करें, दोनों ओर RT से भाग देने पर भाग दे दीजिए दोनों ओर RT से, तब क्या होगा, व्हाट हैपन हियर इज, यदि मैं RT से भाग दे दूं इसको दोनों ओर, तो क्या होगा बेटा कि ये हो जाएगा आपका PV अपॉन RT, ये हो जाएगा आपका RT अपॉन RT माइनस ये होगा अपना A अपॉन, ये हो जाएगा क्या, A अपॉन RTV। ठीक, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब PV अपॉन RT, इसका मतलब तो Z हो गया एक मोल के लिए, तो ये होगा Z इक्वल्स टू RT अपॉन RT हो गया 1 माइनस A अपॉन RTV, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया Z का। ठीक है, अब क्या शिक्षा मिल रही है इस एक्सप्रेशन से, कि Z का मान 1 से कम है, बिल्कुल सही, लो प्रेशर रीजन में ऐसा ही होता है। दूसरा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे V कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे V कम होगा, V कम होगा तो A अपॉन RTV बढ़ जाएगा और Z की वैल्यू कम होती जाएगी। ये देखो, ये निष्कर्ष हमने इससे पहले, इस निष्कर्ष को हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, ये हमने सैद्धांतिक रूप से बात की थी। अब यहां पर हमने मैथमेटिकली बात कर ली है, हमने इसको गणितीय रूप से बता दिया है। ये एक्सप्रेशन काम आने वाले हैं, 2 एक्सप्रेशन आपके सामने, इन्हीं पर प्रश्न आता है, इन्हीं एक्सप्रेशनों पर क्वेश्चन बनता है, इन्हीं एक्सप्रेशनों पर क्वेश्चन बनता है कि गैस समीकरण क्या है। तो दोनों, और ये आपका देखो प्रश्न कैसे आता है, CH4 जैसी गैस के लिए निम्न दाब परिस्थितियों में गैस समीकरण का सही रूप है, तो वह लिखनी है PV बराबर RT माइनस A अपॉन B। CH4 जैसी गैसेस के लिए कम दाब की स्थिति के अंदर Z का सही व्यंजक है, तो वो ये लिखना है। ये निष्कर्ष हम इसको आपको पहले भी कई बार समझा चुके हैं कि जब P बढ़ाएंगे V कम होगा, P बढ़ाएंगे V कम होगा, A अपॉन RTV बढ़ेगा तो Z कम होगा। तो P बढ़ने के साथ Z कम होता है, ये बात कितनी बार इस डायग्राम में हमने बता दी कि जब ये P बढ़ता है, यहाँ से जब ये P बढ़ता है तो Z आपका क्या होता है, जब ये P बढ़ता है तो Z आपका क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। आपके डेरिवेशन एग्जाम में कंपटीशन लेवल पर कैसे काम आएगा भाई, ये दोनों एक्सप्रेशन काम आएंगे। अब आप इसको रट के जाओ, वैसा हम नहीं चाहते, इसलिए हमने इसको बता भी दिया, क्योंकि बहुत छोटा और आसान सा डेरिवेशन है, तो रटने की कोई जरूरत है नहीं, सीधे सीधे आप इसको कर सकते हो एग्जाम में पूछे जाने पर, है ना, बाकी आपकी इच्छा।
फिर हम बात करते हैं CO2 जैसी गैसेस के लिए ही हाई प्रेशर रीजन में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। पहले हमने इसको थ्योरेटिकली समझाया था, अब हम इसको क्या समझा रहे हैं, इसको हम इक्वेशन की मदद से समझा रहे हैं। तो हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर, दाब तो अभी भी बढ़ाएंगे। हाई प्रेशर से प्रेशर बढ़ाते हैं तब क्या होता है देखो, फिर से वॉन डर वाल इक्वेशन को लिखेंगे। ये आपका वॉन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। अब कह रहे हैं दाब उच्च है, तो उच्च दाब पर क्या होगा, फिर मैं इसमें थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं कि उच्च दाब पर इस P प्लस A अपॉन V स्क्वायर को लगभग P माना जा सकता है। निश्चित तौर पर हाई प्रेशर रीजन में तो हमेशा बोल ही सकते हैं, जब हम प्रेशर हाई रखेंगे तो इस P प्लस A अपॉन V स्क्वायर को लगभग P कह सकते हैं क्या, यस। इस P प्लस A अपॉन V स्क्वायर की जगह हम P लिख सकते हैं, ये अंदर होगा V माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा RT। तो यहां से आप देखो इसकी गैस समीकरण बन गई, क्या बनी, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, ये आपकी गैस समीकरण बन गई कि PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, यह गैस समीकरण बन गई। तो CO2 जैसी गैसें या कि CH4 जैसी गैसें या नाइट्रोजन जैसी गैसें या ऑक्सीजन जैसी गैसों के लिए हाई प्रेशर रीजन में गैस समीकरण क्या होती है, तो वो ये है। फिर से हमको यहाँ Z लेना है तो क्या करूंगा, RT से भाग देने पर वही दोनों और सेम। आप इसको RT से क्या कर दो, आप इसको डिराइव कर दो, RT से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, PV अपॉन RT, RT अपॉन RT प्लस PB अपॉन RT। Then what happen is PV upon RT is Z, RT upon RT is 1 प्लस PB upon RT। यहाँ देखिए कितना आसानी से हम उसी निष्कर्ष पर पहुंच गए जो हमने थ्योरेटिकली बताया था कि Z का मान 1 है, 1 से बड़ा है, और P बढ़ाएंगे तो Z भी बढ़ेगा। ये वही निष्कर्ष है एग्जैक्टली जो हमने थ्योरेटिकली डिराइव किया था। हमने इसको थ्योरेटिकली आपको पहले ही बता दिया था। यहां हम इसको किसकी सहायता से समझा रहे हैं, यहां हम इसको किसकी सहायता से समझा रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो समझें इस पॉइंट को जो आपके सामने है। देखिए यहां एक एक्सप्रेशन और बन चुकी है, यहां एक और समीकरण हमारे पास आ गई। एक्चुअली एक नहीं बल्कि दो समीकरण है, एक तो ये रही और एक ये रही। एक आपका गैस समीकरण कहलाता है। गैस समीकरण कौन कौन से हो गए सर, एक तो आदर्श गैस समीकरण हो गया, एक वॉन डर वाल गैस समीकरण हो गया, एक वॉन डर वाल कई मॉडिफिकेशन। अरे प्रभु ये सब वॉन डर वाल से ही तो चल रहा है ना, अल्टीमेटली फॉलो तो वॉन डर वाल को ही कर रही है ये, लेकिन वॉन डर वाल में भी थोड़े से हल्के और फुल्के क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर जा रहे हैं हम, उसमें आंशिक रूप से परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे हम उसमें चेंज कर रहे हैं। तो फिर वो चेंज की वजह से क्या आता है वो हम बता रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया है, ठीक है ना, हल्का फुल्का सा हमने इसको बदला है, हमने बदलाव करने की कोशिश की है, इक्वेशंस को हमने चेंज करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, कुछ बढ़े आगे। अब हाइड्रोजन और हीलियम वाली स्थिति रह गई। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो प्रत्येक परिस्थिति में एक ही व्यवहार होता है, तो वह क्या है, वो बढ़ता ही चला जाता है और Z का मान 1 से बड़ा ही होता है। जानते हम अच्छे से क्या कि H2 व He हेतु, यदि मैं H2 व He हेतु बात करूं तो H2 व He के लिए क्या व्यवहार आता है अभी बताता हूं। पहले तो हम शुरू तो इससे ही करेंगे कि P अपॉन A V स्क्वायर V माइनस P इक्वल टू RT। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और हीलियम में मैंने पहले भी बताया था, जब थ्योरेटिकली समझाया था ना, तब भी ये बात आई थी कि हाइड्रोजन और हीलियम में अंतराअणुक बल नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, इसीलिए वह कभी भी आदर्श गैस से ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होती, हमेशा आदर्श गैस से वो कम ही कंप्रेसिबल होती है। मैंने बताया था कि आदर्श गैस से सदैव वह कम कंप्रेसिबल होती है, इट इज ऑलवेज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। सो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि भैया H2 व He में अंतराअणुक बल
नगण्य मात्र होते हैं, ये नेग्लिजिबल बोल सकते हो इसको हम, है ना, ये बेहद बेहद कम है, अतः इनके लिए ए का मान लगभग 0 मान लिया जाता है। इस बात को तो हम अच्छे से जानते हैं कि ए आकर्षण गुणांक ही तो है, इट शोज अट्रैक्शन कोफिशिएंट। ए हमको क्या बताता है? ए हमको आकर्षण का बारे में ही तो इंफॉर्मेशन देता है। तो ए का मान लगभग क्या है यहां पर? ए का मान लगभग 0 है, क्योंकि ये वो गैसें हैं जिनमें अंतरा अणुक बल क्या है? नगण्य है, कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल फोर्सेस आर देयर, सो यू कैन कंसिडर ए एज 0। आप इसको 0 मान सकते हो। तो ए का मान 0 करने पर क्या होगा प्रभु? ये 0 यहां पटक दो, तो ये रह गया आपका P। अरे P प्लस ए अपन वी स्क्वायर को हम भी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। नहीं, अरे ए 0 हो गया ना मेरे भाई, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा? ये तो वापिस वैसा ही आ गया है जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। यस, वैसा ही आएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का हर दाब पर जो व्यवहार होता है वह बाकी गैसों का उच्च दाब पर व्यवहार होता है। ये तो हम भली बात ही जानते ही है ना। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं कि बाकी गैसेस के लिए जो व्यवहार क्या होता है? हाई प्रेशर में होता है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए हमेशा ही वो व्यवहार होता है। उम्मीद है बात आप यहां समझे होंगे कि हमने क्या कहने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, कि हमने यहां क्या कहने की कोशिश की है? ए का मान 0 है, ए का मान 0 है, तो PV इज इक्वल्स टू RT प्लस PV आ गया। अब इसको RT से डिवाइड करें तो क्या होगा? पुनः वही चीज, RT से भाग देने पर दोनों ओर RT से आप भाग दे दिए तो क्या होगा? RT से भाग दे दिए तो वही चीज आ जाएगी बेटा, PV अपॉन RT। देखो मैं सीधे लिख दूं इसको, तो अभी तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ही तो 1 प्लस PV अपॉन RT। ये सेम एक्सप्रेशन आई, जस्ट थोड़ी देर पहले देखी थी। ये पता क्या चला? पता वही चला कि Z का मान 1 से बड़ा होगा और P बढ़ाने पर Z का मान बढ़ेगा। सेम निष्कर्ष, समान निष्कर्ष जो हमने पहले निष्कर्ष निकाला था, वही निष्कर्ष यहां निकल रहा है। द सेम कंक्लूजन वी कैन ड्रॉन फ्रॉम दिस, सेम टू सेम निष्कर्ष हम यहां निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम के लिए समान निष्कर्ष यहां निकाला जा सकता है। तो देखो बेटा, इतना सारा जो पढ़ा ना हमने, उसके अंदर क्या निष्कर्ष निकला वो मैं यहां बता रहा हूं, वो भी एकदम धुआंधार कलर से। देखो कौन सा वाला? ये वाला नहीं, हरा। देखो पहले तो CO2 जैसी गैसेस के लिए एक निष्कर्ष निकला, नहीं 2 निकले, उनके लिए 2 एक्सप्रेशन निकले, और फिर उसके बाद बारी आई हाइड्रोजन हीलियम के लिए। तो देखो बेटा, पहला CO2 CH4 हेतु, यानी कि उस जैसी और भी अन्य जितनी भी गैसें हैं सबके लिए, CO2 CH4 CO2 CH4 सबके लिए यही निष्कर्ष है। और क्या है? देखो इसमें 2 कंडीशन है। लो प्रेशर पर कंडीशन अलग है, हाई प्रेशर पर अलग है। लो प्रेशर पर क्या है भाई? लो प्रेशर पर क्या कंडीशन है? PV इज इक्वल्स टू PV, देखो 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 देखो, ये रही लो प्रेशर पर PV इज इक्वल्स टू क्या? RT माइनस A अपॉन V, और ये 1 माइनस A अपॉन RT भी। दिस इज RT माइनस A अपॉन V, ये एक्सप्रेशन था। और Z का एक्सप्रेशन क्या था? Z का एक्सप्रेशन 1 माइनस A अपॉन RTV। ये 2 आपके एक्सप्रेशन थे लो प्रेशर पे। हाई प्रेशर पर क्या था भाई? हाई प्रेशर पर क्या था? हाई प्रेशर पर एक्सप्रेशन PV इक्वल्स टू RT प्लस PV थी। और हाई प्रेशर पर एक्सप्रेशन क्या था? Z का क्या था? Z का एक्सप्रेशन क्या था? 1 प्लस PV अपॉन RT था। ये 2 व्यंजक, यह 2 एक्सप्रेशन CO2 और CH4 जैसी गैसों के लिए हमने डिराइव किया था। CO2 और CH4 जैसी गैसों के लिए हमने इससे डिराइव किया था। अब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो अच्छी बात है कि वही एक्सप्रेशन काम में आता है जो अभी आपने उच्च दाब वाला पढ़ लिया पहले से ही। क्या पढ़ा? देखो इसके लिए हाई और लो प्रेशर की कंडीशन होती ही नहीं है, एक ही कंडीशन होती है, चाहे हाई प्रेशर हो चाहे लो प्रेशर हो, सब में यही व्यंजक काम में आएगा। यहां से प्रश्न आपका
बन सकता है। समझिएगा चीज को, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपके सामने है सारा एक्सप्रेशन, जो भी हमने डिराइव करके बताया आपको, वो सब चीजें आपके सामने हैं। आप खुद से देख सकते हैं चीजों को कि हमने क्या किया है। यहां पर वही निष्कर्ष आए हैं जो मैं आपको थ्योरेटिकली तो पहले ही समझा चुका था, अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं वो हम मैथमेटिकली समझा रहे हैं, गणितीय रूप से हम समीकरण बनाकर यह बता रहे हैं कि कैसे कैसे मान Z का बदलता है, किसके साथ, दाब के साथ, प्रेशर के साथ, कैसे बदलता है भाई। तो ये Z वाला मामला आपको मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा कि Z क्या है, संपीड़ितता गुणांक क्या है, इसका मान क्या होता है, इससे पता क्या चलता है, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, फुल इंफॉर्मेशन। ठीक, अब यहां एक छोटा सा टेम्परेचर और देखते हैं, बॉयल ताप, छोटा बिल्कुल, देखो बॉयल ताप ये कौन है भाई, देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, ये वो ताप है जिस पर वास्तविक गैसें आदर्श के समान व्यवहार दर्शा सकती हैं फॉर द लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के लंबे परास के लिए। यानी यह एक ऐसा टेम्परेचर पर जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर दिखाती है। बहुत सरल बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर वास्तविक गैसें क्या कर सकती हैं, आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं। वह ताप जिस पर वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं बॉयल ताप कहलाता है। दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द बॉयल्स टेम्परेचर। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बॉयल ताप कहते हैं। ये वह ताप है जिस पर कि जो वास्तविक गैसें हैं वह आदर्श व्यवहार दर्शाती है। यानी कि गैस वास्तविक है लेकिन व्यवहार कौन सा दर्शाती है, आदर्श व्यवहार दर्शाती है। इसको हम बॉयल ताप यानी कि TB, इसको हम बॉयल ताप यानी कि TB कहते हैं। ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू ध्यान रखिएगा, TB का मान भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक प्लॉट से भी बता दूंगा कि इसकी जो वैल्यू है वो A/RB होती है। तो कभी कभी यह तुलना करने के लिए भी कह देता है कि, अभी हम आगे बात करेंगे किससे तुलना करने के लिए, लेकिन फिलहाल TB = A/RB होता है। यहाँ A और B हमेशा की तरह कौन है, वंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स हैं। ये वंडरवॉल कांस्टेंट है। कैसे, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के रूप में बात करता हूं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के रूप में बात करूं कि इनमें से किसी गैस हेतु, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, किसी गैस हेतु भिन्न भिन्न ताप पर, अलग अलग टेम्परेचर पर, है ना, भिन्न भिन्न ताप पर Z व P के मध्य निम्न प्रकार का प्लॉट प्राप्त हुआ। Z व P के मध्य में जो प्लॉट हमको प्राप्त हुआ, Z व P के मध्य में जो प्लॉट हमको प्राप्त हुआ वो निम्न प्रकार का है। मान लेते हैं कुछ प्रकार मैं यहां बता रहा हूं कि किस प्रकार का प्लॉट प्राप्त हुआ। तो देखो बेटा, ये ऐसा प्लॉट हमको मिला है। ये प्लॉट है किसके बीच में, Z और P के बीच में ऐसा प्लॉट आपको मिला है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी, इमोशनल हो जाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, ये और ये, ठीक है। ये तीन अलग अलग तापों पर हमने इसको प्लॉट को लिया है और मान लेते हैं ये जो है वह T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, ये T3 टेम्परेचर है।
आपसे कहा कि इनमें संभव बॉयल ताप है, इनमें से यदि एक ताप हम कह रहे हैं कि भैया बॉयल है, तो बताइए वो कौन सा होगा। इनमें से आपको क्या लगता है कि मैं किस टेम्परेचर को बॉयल ताप बोलूंगा? जो T1 है उसे बोलूंगा, जो T2 है उसे बोलूंगा, जो T3 है उसे बोलूंगा। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि किस टेम्परेचर को मुझे बॉयल ताप घोषित कर देना चाहिए? जबकि उसका मतलब मैं अभी आपको थोड़ी ही देर पहले मतलब मैंने आपको समझाया था, थोड़ी ही देर पहले हमने आपको इसका मतलब समझाया था, थोड़ी ही देर पहले मैंने इसका मतलब समझाया था कि भैया ये वो ताप है जिस पर की जो रियल गैसेस हैं वह किसके समान व्यवहार दर्शाती हैं? तो आइडियल के समान व्यवहार दर्शाती हैं। तो इनमें से कौन सा, ये T2 थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसको सही करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ताप आपको लगता है कि बॉयल ताप कहलाने लायक है? ऑप्शन आपके सामने है। एक तरफ आपके सामने आपका क्या है, ये T3 है, एक तरफ T2 है, एक तरफ T1 है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जो कि बॉयल ताप हो सकता है। तो निश्चित तौर पर आंसर T1 होगा। उसके पीछे लॉजिक भी क्लियर है बेटा, क्योंकि T1 पर इसका मान लगभग इकाई के आसपास बना हुआ है। देख रहे हैं आप, T1 वह ताप है जिस पर वैल्यू लगभग 1 बनी हुई है, इट इज वेरी क्लोज टू 1। और आदर्श व्यवहार होने का मतलब क्या है मेरे भाई? आदर्श व्यवहार का सीधा और साधा मतलब यही होता है। आदर्श व्यवहार का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग यही होता है कि यह वह गैस है, यह वह ताप है, नॉट गैस, यह वह ताप है जिस पर की गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। यह वह ताप है जिस पर की गैसें क्या करती हैं? आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं। दे आर शोइंग आइडियल बिहेवियर। ठीक बात। तो ये हमने आपके सामने तीनों ताप रख दिए हैं। इनमें से बॉयल ताप कौन सा होगा? T1 होगा। उसका लॉजिक बहुत क्लियर है, लॉजिक तो बहुत आसान है, क्योंकि T1 ताप पर Z का मान, यहां आप देख पा रहे होंगे कि क्या खासियत है इस T1 ताप की। T1 ताप पर Z का मान इकाई के निकट बना हुआ है, मान 1 के निकट बना हुआ है। ठीक है, चलो एग्जैक्टली ना भी हो तो उसके आसपास तो घूम रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम यहां कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भैया ये बॉयल टेम्परेचर है, और ये बहुत ही जरूरी टेम्परेचर है किसी गैस के लिए। सो उम्मीद है ये पॉइंट आप समझे, दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वह ताप है जिस पर कि किसी गैस का व्यवहार आदर्श टाइप हो जाता है, आइडियल टाइप हो जाता है, उसको बॉयल ताप कहते हैं। और ये जेड के प्लॉट से ही हमने इसको यहां डिफाइन किया है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जेड का मामला तो हो चुका है, अब हम चल रहे हैं गैस के द्रवीकरण की और। अगला हमारा टॉपिक गैस का द्रवीकरण क्या होता है। देखो लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस, है ना। द्रवीकरण का मतलब कॉमन सेंस है, उसको द्रव में बदल रहे होंगे, और क्या करोगे भाई? यही तो करोगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का द्रवीकरण। गैस का द्रवीकरण कैसे करना है? लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस कैसे करना है, देखें और समझें। कॉमन सेंस की बात है। किसी गैस को द्रवित कैसे करोगे? आपको एक गैस दी गई, उसको लिक्विफाई करने के लिए कहा, तो कैसे करोगे? निश्चित तौर पर उसका ताप घटाऊंगा और दाब बढ़ाऊंगा। यार हाई टेम्परेचर रख करके गैस को द्रवित कैसे कर सकते हो? द्रवित करना है, लिक्विफाई करना है, तो उसके अणुओं को पास में लाना पड़ेगा ना। गैस के अणु होते हैं दूर दूर, उसको लाना है अपन को पास में लाओगे तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर कम करोगे, दाब बढ़ाओगे। टेम्परेचर को कम करना, दाब को बढ़ाना, इसी को हम कहेंगे गैस को लिक्विफाई करना। सिंपल चीज है। दाब बढ़ाऊंगा तो अणु पास में आएंगे, ताप कम रखूंगा तो अणु पास में आएंगे, अणु पास में आएंगे तभी द्रव में बदलेंगे। क्योंकि द्रव, ठोस, गैस, इनमें अंतराण्विक दूरी का ही तो अंतर होता है, अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल। तो निश्चित तौर पर एक गैस को द्रवित करना है तो दो परिस्थितियां सहायक सिद्ध होंगी। वही सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। उच्च दाब
एवं कम ताप लो टेम्परेचर प्रयुक्त कर गैस को द्रवित किया जा सकता है। निश्चित तौर पर यह सत्य वचन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप उच्च दाब यूज करोगे और कम ताप यूज करोगे तो निश्चित तौर पर गैस द्रवित हो जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात भी गौरतलब है कि एक टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर यदि आप रखोगे, यदि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखोगे ना, तो आप कुछ भी कर लो वो द्रवित नहीं होगी। एक ताप से ज्यादा ताप रख लोगे ना, तो कितना ही दाब लगा लो मेरे भाई, वह द्रवित नहीं होने वाली है। यह भी महत्वपूर्ण चीज है कि एक ताप से अधिक ताप यदि मैं इस्तेमाल कर लूं तो वह गैस द्रवित नहीं की जा सकती। आप कितना ही दाब लगा लो, क्योंकि उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अणु पास में आने वाले नहीं है, वो भगते फिरेंगे इधर उधर। सो यहां पर ताप पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैंने यहां लिखा है कि ताप कम रखूं और दाब उच्च रखूं तो गैस को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगाते फिरो वो द्रवित होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी अणुओं की कि वो पास में आएंगे ही नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एकदम स्टार पॉइंट है, इसको अलग से हम लिखेंगे, ये सम्मान का पात्र है। देखो, प्रत्येक गैस हेतु वह ताप जिससे उच्च ताप पर गैस द्रवित नहीं होती, यानी इससे हाई आपने यदि टेम्परेचर रखा है तो लिक्विफाई नहीं होगी, क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप को व्यक्त करते हैं बेटा टीसी से, ठीक है ना, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, कांतिक नहीं क्रांतिक। क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, टीसी कहलाता है वह ताप जिससे उच्च ताप पर गैस द्रवित नहीं होती, और इसकी वैल्यू TC इक्वल्स टू होती है 8A/27 RB। लेकिन निश्चित तौर पर यह सभी सूत्र डेरिवेशन के थ्रू आते हैं, लेकिन हम उनकी बात यहां नहीं कर सकते। हर एक डेरिवेशन को मैं नहीं करा सकता मेरे भाई, उतना समय नहीं होता हमारे पास। एक चैप्टर को हम 15-15 दिन नहीं चला सकते, कैसे होंगे, 30-32 चैप्टर हैं, नहीं पॉसिबल है वो, ठीक है। सो TC इक्वल्स टू 8A into 27 R into B, 8A into 27 R into B. So here A and B are the constant, वो तो हमको पहले से मालूम है, R गैस नियतांक है। तो यह क्रांतिक ताप का कॉन्सेप्ट हुआ। अब क्या होता है कि ठीक है, इस ताप से, अच्छा क्यों नहीं हो सकती द्रवित, वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि क्या होता है कि TC से अधिक ताप हो जाने पर, TC से अधिक ताप पर अणुओं की, भाई उसका लॉजिक क्या है तो उसको मैं बता रहा हूं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, अतः अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, अतः वो दाब लगाने पर भी पास नहीं आते। उन पर दाब आरोपित करते हैं ना अपन, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दाब लगाने पर भी पास नहीं आते। पास नहीं आएंगे तो मेरे भाई फिर द्रवित कैसे होगा? इफ दे कांट कम क्लोज ईच अदर, यदि वो पास में नहीं आएंगे अणु, तो उसका द्रव में तो बदलना संभव ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह वह टेम्परेचर है, यह वह ताप है जिससे ऊपर के ताप पर गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता।
लेकिन बच्चों क्या इस ताप पर तो द्रवित कर सकते हैं कि नहीं? यस, इस टेम्परेचर पर तो हम द्रवित कर ही सकते हैं, उस पे उससे ऊपर नहीं कर सकते, उस पर तो कर सकते हैं ना। तो उस परिस्थिति के अंदर हमको एक दाब चाहिएगा। मान लेते हैं किसी गैस का क्रांतिक ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब उसको 61 पे नहीं कर सकता, 60 पॉइंट समथिंग पे नहीं कर सकता, 60 डिग्री पे तो मैं उसको द्रवित कर सकता हूं। कैसे द्रवित? अपने आप हो जाएगी? अरे दाब तो फिर भी लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई, 60 डिग्री पे भी प्रेशर तो लगाना पड़ेगा। इसी प्रेशर को बोलते हैं क्रांतिक दाब। क्रांतिक दाब किसे कहते हैं समझ रहे हो? क्रांतिक दाब का सीधा सीधा मतलब है कि ये वो दाब है जिसके द्वारा गैस को क्रांतिक ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, क्रांतिक दाब का मतलब समझ गए? वह दाब जिस पर गैस द्रवित हो जाए क्रांतिक ताप परिस्थिति में। बिना प्रेशर लगाए तो क्रांतिक ताप में नहीं होगा ना वो। तो यानी मैं ये कहूंगा कि क्रांतिक ताप पर, यहां एक और डेफिनेशन और फॉर्मूला आएगा, क्रांतिक ताप पर गैस को, भाई उस ताप पे तो कर सकते हैं ना द्रवित करने हेतु आवश्यक दाब क्या कहलाता है? क्रांतिक दाब कहलाता है। पीसी से इसको बताते हैं, इट इज नॉन एज क्रिटिकल प्रेशर। इसको हम पीसी से व्यक्त करते हैं, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर चाहिए उसको पीसी से व्यक्त करते हैं। और जो पीसी का मान होता है, पीसी का मान होता है वह ए अपॉन 27b² होता है, वह A अपॉन 27b² होता है। इट इज नॉन एज A अपॉन 27b²। इसको A अपॉन 27b² फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट हमने यहां लिखे हैं, PC इक्वल्स टू A अपॉन 27b²। अब यहां पर एक बात और आती है कि जब क्रांतिक ताप परिभाषित है, क्रांतिक दाब परिभाषित है, तो इसका मतलब भैया आयतन कहां जाएगा? वो बोलेगा कि मुझे भी परिभाषित करो, क्योंकि किसी भी गैस के लिए आप मान के चलो वॉटेवर द गैस इज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब ताप और दाब परिभाषित होते हैं तो आयतन हमेशा परिभाषित होता है। आयतन ऐसे पीछे नहीं छोड़ेगा। यदि आप T और P की कंडीशन रख दो, यदि आप T और P को रख देंगे तो V तो आना ही आना है। यानी कि जब क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब है, तो क्रांतिक आयतन भी होगा, उसी को डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल चीज है। देखिए तो मैं क्या कह सकता हूं, क्रांतिक ताप व दाब पर, क्रांतिक ताप व दाब पर गैस का आयतन, वॉल्यूम क्या कहलाता है? क्रांतिक आयतन कहलाता है। VC, इसको कहते हैं VC। और VC का फॉर्मूला भी है पर वो बहुत ही आसान है। VC बराबर होता है 3B। इससे सरल सूत्र तो संभव नहीं था, B का 3 गुना। इट इज नॉन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। अब एक और पॉइंट यहां हम लिख सकते हैं, समझिएगा, देखिएगा और जानिएगा कि भाई क्रांतिक ताप से ऊपर गैसों को क्या कहा जाता है? क्रांतिक ताप से ऊपर किसी गैस को, यदि किसी गैस का टेम्परेचर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके क्रिटिकल, देखिए कोई क्रिटिकल टेम्परेचर यूनिवर्सल नहीं होता है, हर अपने अपने गैसेस के क्रांतिक ताप हुआ करते हैं। तो यदि आपने गैस को क्रांतिक ताप से ज़्यादा के ताप पे पहुंचा दिया ना, तो उसे कहेंगे परमानेंट गैस, स्थायी गैस। तो मुझसे कहे कि क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कमरे के ताप पर परमानेंट गैस है? तो यस, ये बिल्कुल सही बात है, इट्स अ परमानेंट गैस, क्योंकि उनको फिर द्रव में नहीं बदल सकते आप। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को द्रव में बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उनका क्रांतिक ताप रूम टेम्परेचर से कम होगा। समझ रहे हो ना? तो परमानेंट गैस का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी ध्यान रखें। देखिए गैस को उसके परमानेंट का मतलब अब वो द्रव में नहीं बदल सकती तो परमानेंट हो गया, उसके वो बहुत विशेष कॉन्सेप्ट थोड़े ना है। उसके TC से ऊपर के ताप पर क्या कहा जाता है? स्थायी गैस।
बोले तो परमानेंट गैस कहा जाता है। देखो अभी तक लिक्विफिकेशन में क्या पढ़ा मैं बोल रहा हूं, देखो सुनो। हमने ये जाना कि भैया किसी गैस को यदि आप द्रव में बदलने की इच्छा रखते हो तो आपको उसका ताप तो घटाना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान एक बात ये भी सामने आई कि भैया एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिससे ऊपर के ताप पे आप कितना ही दाब लगा लो कुछ ना होना जाना, उससे ऊपर के ताप पर आप द्रवित नहीं कर सकेंगे, लिक्विफाई उसको कर ही नहीं सकेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि इतनी गतिज ऊर्जा उसके अणुओं को मिल जाएगी कि भैया वो पास में आने वाले नहीं हैं और अधिक उनको कंप्रेस किया ही नहीं जा सकेगा, वह पास में नहीं आएंगे। इसका सीधा मतलब है कि वह द्रवित भी नहीं हो पाएंगे। दे कैन नॉट बी लिक्विफाई बाय यूजिंग प्रेशर। कितना ही दाब आप लगाते रहो, कितना भी दाब आप लगाते रहो, उनको द्रवित नहीं किया जा सकेगा, उनको और द्रवित हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? उनको हम और अधिक लिक्विफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। अब बात आती है इन क्रांतिक ताप दाब वाली परिस्थितियों पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, मजा आएगा, देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला, उच्च टीसी युक्त, टीसी बोल रहे समझ गए ना भैया, युक्त गैस आसानी से द्रवित होती है। क्या ये सही है कि आसानी से गैस कैन बी लिक्विफाई? दूसरा, क्रांतिक परिस्थितियों के अंदर, क्रांतिक परिस्थितियां मतलब जिसमें ताप दाब और आयतन क्रांतिक, और क्या क्रांतिक परिस्थिति में Z बराबर 3/8 होता है। इज इट करेक्ट? दोनों का सेम है, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो भाई, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये कह रहा है हमको कि उच्च टीसी वाली गैस को क्या हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं? क्या क्रांतिक ताप का उच्च मान ये दर्शाता है कि वो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी? यस। इस पे आपको थोड़ा भरोसा नहीं होगा। एक बार को आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ये क्या बोल रहे हो? तो भाई ये बात सत्य है कि क्रांतिक ताप ज्यादा होगा तो गैस आसानी से द्रवित होगी। हर बार ज्यादा वाला काम मुश्किल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में बात सेट होती है कि कोई चीज ज्यादा है तो मुश्किल ही होगी। देखो सिंपल है, समझो, उदाहरण बताता हूं, सुन लो। किसी गैस का क्रांतिक ताप है 80 डिग्री, किसी और गैस का क्रांतिक ताप है 10 डिग्री। तो आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक गैस को तो आप 80 डिग्री तक द्रवित कर सकते हो, तो वो कमरे के ताप पे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। जब कोई गैस 80 डिग्री पे भी द्रवित होती है तो 25 पे नहीं होगी, बहुत इजीली होगी, तो आसान नहीं हो गया। और जिस गैस का क्रांतिक ताप 10 डिग्री है उसको आप कमरे के ताप पर लैब में आप द्रवित कर ही नहीं सकते, तो मुश्किल हो गई नहीं। तो और एक गैस ले आता हूं जिसका क्रांतिक ताप -20 डिग्री है, ये लो कर लो बात। अब यदि -20 डिग्री है तो इसका मतलब तो उसको द्रवित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो -20 से तो -19 पे भी द्रवित नहीं होगी, 25 डिग्री पे कहां से द्रवित हो जाएगी? यानी जितना, सुनिएगा ध्यान से बच्चों कि क्रांतिक ताप का मान, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जितना जितना हाई होती जाती है उतना गैस को द्रवित करना आसान होता है, और जितना जितना इसका मान कम होता जाता है उतना इसको द्रवित करना मुश्किल हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है।
इसको मैं यहाँ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि देखिए बहुत सिंपल सी बात है। उच्च क्रांतिक ताप, एक बात मैं बता दूं कि उच्च क्रांतिक ताप उच्च अंतराणुक बलों को दर्शाता है, क्योंकि सीधे सीधे यह ए के प्रोपोर्शनल है। उच्च अंतराणुक आकर्षण बलों को दर्शाता है, यस बिल्कुल आकर्षण बल को दर्शाता है, क्योंकि ए हाई होगी। अरे टीसी का सूत्र क्या है, 8A/27RB, इसका सीधा मतलब ए हाई है ना, तो उच्च अंतराकर्षण बलों को दर्शाता है। अर्थात क्या होगा वत्स, अर्थात उच्च टीसी वाली गैस, और आकर्षण बल गैसों में ज्यादा है तो ही तो लिक्विफाई होगी। जिस गैस में आकर्षण बल ही नहीं है उसको लिक्विफाई कैसे कर लेगा मेरे भाई। अर्थात उच्च टीसी युक्त गैस आसानी से द्रवित होगी, अपेक्षाकृत, है ना, तुलना कर रहे हैं भैया, ये तो अपेक्षाकृत आसानी से द्रवित होगी, इसमें कोनो शक नहीं है कि ये आसानी से लिक्विफाई की जा सकेगी। ध्यान रखें कि जिसका टीसी जितना हाई है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई है, उतना इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा तो इसका मतलब आपको पहले ताप कम करना पड़ेगा, फिर दाब का असर होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, सीधे सीधे ताप बढ़ाइए, सीधे सीधे दाब बढ़ाइए, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। फिर बात आई कि भैया क्रांतिक परिस्थितियों में जेड का मान, तो पहले तो क्रांतिक परिस्थितियों में जेड का क्या सूत्र होगा। वैसे नॉर्मली जेड का सूत्र क्या होता है, PV/RT होता है ना। सो क्रांतिक परिस्थिति में जेड क्या होगा मुझे बताइएगा। क्रांतिक परिस्थिति में जेड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा PCVC/RTC। सिंपल है, PCVC/RTC। जो PV/RT है, जो आपका PV/RT है, उसको अपन ने बदल दिया और क्या कर दिया, PCVC/RTC कर दिया। तो देखो इसके वैल्यू रख के देखते हैं हम यहाँ से, है ना। PC का मान क्या था, A/27B²। TC का मान क्या था, 8A/27R/B। VC का मान क्या था, 3B। यूज दिस कांस्टेंट हियर, इनका इस्तेमाल कीजिए, इनका यूज कीजिए। Z बराबर क्या है, PCVC/RTC। अरे Z बराबर PV/RT होता है, n तो एक मान लिया हमने, तो Z बराबर PV/RT होता है, तो उसकी जगह PCVC/RTC लिखेंगे ना, क्योंकि क्रांतिक परिस्थितियों की बात हो रही है, तो ताप को हम क्रांतिक ताप से रिप्लेस कर देंगे। अब ये वैल्यू यहाँ रख के देखिए तो क्या होगा, देखिए Z बराबर क्या हो जाएगा। PC का मान कितना है, PC का मान है A/27B²। VC का मान कितना है, 3B/R। TC का मान कितना है, 8A/27RB। यही तो वैल्यू है। अब इसमें से क्या कट पिट रहा है वो देखो, इसमें से क्या आप काट सकते हैं, पीट सकते हैं। तो देखिए 27 कैंसिल, B² इधर B से चला जाएगा, A से A उड़ गया और R से R उड़ गया, बचा क्या फाइनली, सब उड़ा दिया अपने। तो यहाँ पर फाइनली भाई ये बचा Z बराबर 3/8, और यही हमसे उस ऑप्शन में कहा गया है। एग्जैक्टली इतना तो नहीं होता सब गैस के लिए, हाँ इसके आसपास जरूर होता है। तो Z का मान 3/8 आ रहा है एज पर अवर ऑप्शंस, एज पर अवर क्वेश्चन। यहां बात क्लियर हो गई है कि इसमें दोनों ही कथन सही माने जाएंगे। एक कि उच्च टीसी होने पर गैस आसानी से द्रवित होगी, बिल्कुल सही बात है। हायर टीसी यह बताएगा कि गैस आसानी से द्रवित होगी, क्योंकि जितना अधिक क्रांतिक ताप होगा उतना गुंजाइश एक तरह से बढ़ जाएगी, संभावना इंक्रीज हो रही है, पॉसिबिलिटी बढ़ती है, गैस को द्रवित करना आसान ही होगा। कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए कि जिसका मान उच्च है ना टीसी का, कभी कभी उच्च मान भी आसान हो जाता भाई। तो उच्च टीसी
गैस आसानी से द्रवित होगी, यस। और क्रांतिक परिस्थिति में Z का मान 3/8 होता है, ये तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, इसके अंदर शब्दों से तो काम चलेगा नहीं, वो हमने आपके सामने डिराइव कर लिया। तो निश्चित ही तौर पर यहाँ ऑप्शन क्या सही है, ए व बी दोनों ही करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है ना, चीज़ हमने आपके सामने यहाँ रखी हुई है कि ए व बी दोनों करेक्ट क्यों हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है वह मैंने आपको अभी बता दिया। समझ रहे हो, दोनों चीज़ें क्लियर हैं आपको। क्या कहा हमने भैया, हमने कहा लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत है, ताप को कम रखो, दाब को बढ़ाओ। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ एक टेम्परेचर आपको डिफाइन किया गया है कि भैया इससे अधिक ताप पर आप कितनी भी कोशिश करते रहो, इससे हाई टेम्परेचर पर आप कितनी भी कोशिश करते रहो, वो लिक्विफाई होने वाली ही नहीं है, वो लिक्विफाई नहीं होगी। क्योंकि उसके अणुओं के पास इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा हो जाएगी कि उसे आप लिक्विफाई कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसी ताप को हमने क्या कहा, उसी ताप को हमने क्रांतिक ताप कहा। क्रांतिक ताप से ऊपर के ताप पर तो नहीं होता, लेकिन क्रांतिक ताप खुद पे तो होता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, क्रांतिक ताप खुद पर तो हम उसको लिक्विफाई कर ही सकते हैं ना, निश्चित तौर पर हम उस ताप पर उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। इसी टेम्परेचर को हमने क्या कहा है, इसी टेम्परेचर को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर कहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या अपने आप ही द्रवित हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपने आप कैसे होगी, हमको द्रवित करने के लिए दाब तो यहाँ फिर भी लगाना पड़ेगा, और दाब जो आवश्यक होगा ना, ऐसी परिस्थितियों में जो आवश्यक दाब होगा उसको हम बोलेंगे, ऐसी परिस्थितियों में जो आवश्यक दाब होगा उसको हम बोलेंगे क्रांतिक दाब। ठीक है ना, उसको हम क्रांतिक दाब बोलेंगे। बात समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आपके बात समझ में आ गई होगी। फिर ये क्रांतिक परिस्थितियों में हमने Z को और डिफाइन कर लिया, जो कोई बहुत विशेष बात नहीं थी, Z को हमने डिफाइन कर लिया, बहुत आसान है उसको समझना। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो इन्हीं चीज़ों से संबंधित है। देखिए प्रश्न ये है कि मान लेते हैं ये आपका P और V के बीच का प्लॉट है बेटा। ठीक है, मान लेते हैं ये P और V के बीच का प्लॉट है। एक प्लॉट तो ऐसा है और दूसरा प्लॉट ऐसा है। ठीक है, हमसे दो प्लॉट दे रखे हैं, एक V1 एक V2। समझे, ये जो प्लॉट है वो किसका है, हमने दो प्लॉट यहां आपको दे रखे हैं, दो प्लॉट हमको दे रखे हैं। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वॉल्यूम आपका V रियल है, कौन सा जो है, मतलब P के साथ V के अंदर कमी को हम यदि यहाँ एक्सप्रेस करें तो हमसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा वॉल्यूम आपका V रियल या V आइडियल कहलाएगा, है ना। ये जो प्लॉट है वो V रियल और V आइडियल के मध्य में है। समझ रहे हैं, यह जो प्लॉट हम बात करना चाह रहे हैं वो V रियल और V आइडियल की परिस्थितियों के मध्य में आपको कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा तो आपका V रियल है और कौन सा आपका V क्या है, आइडियल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 and 2 बनाता हूँ, 1 and 2, ठीक है ना। एक व दो क्रमशः हैं, हमको ये बताना है कि यहाँ एक व दो दोनों में से कौन क्या है क्रमशः। तो ऑप्शन पहला V रियल V आइडियल, ऑप्शन देखो कुछ ऐसे बनाए हमने, V रियल V आइडियल समझते तो हो ना। दूसरा V आइडियल V रियल, मतलब एक और दो को क्रमशः बताना है, क्रमशः हमको बताना है कि कौन सा V रियल है कौन सा V आइडियल है, ठीक है ना। और C दोनों V रियल या दोनों V आइडियल। एक गैस के लिए हमको मेरे ख्याल से इस A और B दो ऑप्शन में ही अपन को चूज करना है, तो अनावश्यक एक और ऑप्शन बनाने का कोई तुक नहीं बैठता है, ठीक है ना। सो सीधे सीधे हमसे ये कहा गया है कि बताइए एक व दो में से कौन V रियल और कौन सा V आइडियल है। इसमें से कौन जो है, कौन सा आयतन तो आपको बता रहा है कि रियल वॉल्यूम है और कौन सा आयतन आपको बता रहा है कि वो क्या है, आपका आइडियल वॉल्यूम है ना। इन दोनों में से हमको ये जज करना है
कि कौन सा रियल है कौन सा आइडियल है। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर लगने वाला है, समझिएगा। ये एक प्लॉट है वास्तविक गैस हेतु, किसी गैस हेतु, किसी गैस के लिए हमने एक प्लॉट बनाया है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि Z का एक सूत्र और हो सकता है V रियल अपॉन V आइडियल। ध्यान है, मैंने एक सूत्र आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि Z का एक सूत्र और हो सकता है, Z का एक सूत्र और हो सकता है V रियल अपन V आइडियल, यानी V वास्तविक अपन V आदर्श भी हो सकता है। और साथ में आपको याद होगा कि कम दाब की परिस्थिति में, कम दाब पर, आपको याद होगा कम दाब पर Z का मान 1 से कम होता है, और हाई प्रेशर में यानी कि उच्च दाब पर क्या होता है बेटा, यानी कि यहां पर क्या कह सकता हूं, V रियल आपका छोटा होता है किससे, V आइडियल से होता है लगभग। और हाई प्रेशर पर क्या होता है, उच्च दाब पर क्या होता है, उच्च दाब पर है ना, उच्च दाब पर क्या होता है, उच्च दाब पर Z का मान इकाई से बड़ा होता है। और मैं बता दूं, यहां एक चीज और लिख देता हूं कि कम दाब पर या उच्च दाब पर, दोनों में से हमको ये अच्छे से पता है कि हाई प्रेशर रीजन के अंदर ज्यादा डिविएशन होता है या लो प्रेशर रीजन में ज्यादा डिविएशन होता है। नो डाउट यहां कम दाब पर क्या होता है कि V रियल व V आइडियल में ज्यादा अंतर नहीं होता। एक पॉइंट में ये भी लिख सकता हूं कि अधिक अंतर नहीं होता, क्योंकि वो आदर्श व्यवहार दर्शाने लग जाती है। अरे कहा था ना, बिल्कुल जीरो प्रेशर पे जाओगे तो बिल्कुल ही, जीरो प्रेशर पे जाओगे तो बिल्कुल आइडियल होती है। सो यहां हमको अब ये बताना है कि 1 व 2 में से जो आपके सामने प्लॉट है उनमें हमको यह शो करना है कि 1 व 2 में से कौन सा प्लॉट आपका जो है शो करता है किसको, दोनों में से कौन हमको ये शो कर रहा है कि एक इनमें से जो है वो रियल है और एक इनमें से जो वॉल्यूम है वो आइडियल है ना। तो उसका कैसे पता चलेगा, उसका कैसे पता चलेगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां हाई प्रेशर है ना, यहां हाई प्रेशर कंडीशन है। हाई प्रेशर कंडीशन में कौन ज्यादा होता है मुझे बताइए। हाई प्रेशर, मैंने कितनी बार बता दिया ये तो, हाई प्रेशर कंडीशन में कौन हाई होता है, उच्च दाब में, उच्च दाब परिस्थितियों में कौन ज्यादा होता है, रियल वाला प्रेशर ज़्यादा आता है। इसका मतलब ज़्यादा कंप्रेसिबल वो नहीं होता, रियल वाला वॉल्यूम आपका ज़्यादा होता है, रियल वाला वॉल्यूम आपका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हाई प्रेशर पर हमको मालूम है कि रियल वाला वॉल्यूम आइडियल वाले वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो आप देखो, ये रहा रियल वाला वॉल्यूम और ये रहा आइडियल वाला वॉल्यूम। इसका मतलब कंफर्म है कि 1 किसको बताता है, 1 किसको बताता है, 1 रियल वॉल्यूम को बताता है और 2 किसको बताता है, आइडियल को। क्योंकि देखो उच्च दाब पर, ये रहा उच्च दाब पर V रियल का मान V आइडियल से ज़्यादा होता है उच्च दाब पर, और कम दाब पर ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। कम दाब पर लगभग देखिए दोनों बराबर से हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तुलना नहीं हो पा रही है, बहुत कम प्रेशर पर ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हम। और यहां स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि V रियल V आइडियल से अधिक, वहां कम होता है, ठीक है, वहां कम होता है नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आदर्श व्यवहार टाइप करने लग जाती है, बहुत कम दाब पे आदर्श व्यवहार आने लग जाता है। तो स्पष्ट रूप से ये जो गुलाबी लाइन है वो आपका रियल वॉल्यूम को दिखा रही होगी, और जो आपकी सेकंड वाला है वह आपके किसको दर्शा रहा होगा, वह आपके आइडियल वॉल्यूम को दर्शा रहा होगा। तभी तो ये प्लॉट बनेगा। देखिए आप हाई प्रेशर रीजन में जब आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया है, देखें यहाँ जब आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हाई प्रेशर कंडीशन के अंदर ये हाई प्रेशर कंडीशन में रियल वॉल्यूम इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और लो प्रेशर, जैसे प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम किया, दोनों लगभग क्या हो गए, एक जैसे हो गए, दोनों लगभग क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे हैं चीज को। तो इसमें से 1 कौन सा है, रियल वाले को दिखा रहा है, और 2 किसको दिखा रहा है, आपका आइडियल वाले को शो कर रहा है। उम्मीद है आप बात को समझे होंगे कि यहां हमने क्या कहने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब इसी चीज को मैं दोबारा से सारा कुछ आपके सामने रख दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट
हमने यहाँ से शुरुआत की, बात की कि हम विभिन्न गैसों के लिए डिराइव करना चाह रहे हैं, किसको, हम Z के एक्सप्रेशन को विभिन्न गैसों के लिए डिराइव करना चाह रहे थे। वैसे थ्योरेटिकली हमने इसको ऑलरेडी आपके सामने रख दिया था। निम्न दाब पर एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, उसमें हमने लगभग नेग्लिजिबल मान लिया है। हमने किसको नेग्लिजिबल मान लिया है, हमने नेग्लिजिबल मान लिया किसको, बी मान को, मतलब बी, स्मॉल बी कुछ भी नहीं है बी के सामने, क्योंकि कम दाब है तो वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम हाई होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि V माइनस बी को लगभग V लिखा जा सकता है। और इसी के आधार पर हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया, PV का भी एक्सप्रेशन डिराइव किया है और Z का भी एक्सप्रेशन डिराइव किया है। दोनों के लिए ही हमने एक्सप्रेशन यहां पर आपके सामने रख दिए। हमने तीनों तरह के एक्चुअली एक्सप्रेशन रखे हैं, तीनों तरह के एक्सप्रेशन रखे हैं। ये वाला आपका उच्च दाब की स्थिति में आया, क्योंकि हाई प्रेशर था तो इस A/V² को लगभग P माना जा सकता है। A/V² को हम लगभग क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं। A/V² को हम लगभग P मान सकते हैं। सो ऐसी परिस्थिति में ये एक्सप्रेशन आ गया। हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो एक ही तरह का व्यवहार होता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो यहां पर इन तीनों के लिए ये फाइनल निष्कर्ष, ये बहुत काम आने वाली चीज है। एग्जाम के हिसाब से ये उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं है, कतई कोई डाउट नहीं है कि ये एग्जाम के हिसाब से बड़ा यूजफुल होता है। ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड मामला है, एग्जाम के हिसाब से ये चीज काम में आती है। फिर बात करें बॉयल्स टेम्परेचर, इसको हम TB से व्यक्त करते हैं भाई। तो ये कौन सा ताप है, ये वो ताप है, ये आपका वह ताप है जिस ताप से अधिक ताप पर आप जाएंगे ना, तो वह मतलब जिस ताप पर जो गैस है वो क्या बताती है, आदर्श व्यवहार दर्शाती है। इसको हमने एक प्लॉट के रूप में या क्वेश्चन के रूप में ढालने की कोशिश की थी कि भैया इन तीनों में से मुझसे कहा जाए कि पहचानिए बॉयल ताप कौन सा है, तो निश्चित तौर पर T1 होगा, क्योंकि वहां 1 के आसपास घूम रहा है, वैल्यू 1 के आसपास है इसलिए। ठीक है ना। फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की बात की, वो बहुत बेसिक चीज थी। हम कम ताप और उच्च दाब लगा के गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, पर हर गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर वो लिक्विफाई होगी नहीं, भले आप कितना ही प्रेशर लगाते रहो वो लिक्विफाई नहीं होगी। उसी ताप को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं। क्रांतिक ताप का फॉर्मूला 8A/27 RB होता है, और ये क्रांतिक ताप गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है इस ताप से ज्यादा पर कि वो लिक्विफाई नहीं हो सकते, वो पास में आ ही नहीं सकते। ठीक है ना। हाँ, तो क्रांतिक ताप से ऊपर द्रवित नहीं कर सकते, क्रांतिक ताप पर तो कर सकते हैं। उसके लिए जो आवश्यक दाब है उसको हमने क्या कहा, उसके लिए आवश्यक दाब को हमने क्रांतिक दाब कहा, PC। और ताप और दाब परिभाषित हैं और वॉल्यूम ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो ताप भी परिभाषित है, क्रांतिक दाब भी परिभाषित है और आयतन भी परिभाषित है। तीनों की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और फिर हमने ये कहा कि भैया इस कंडीशन में एक क्वेश्चन यहां पुट किया आपके सामने कि भैया TC ज्यादा हो तो आसानी से द्रवित होगी। ये थोड़ा बहुत आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा संभव है कि उच्च TC युक्त गैस आसानी से क्या होगी, द्रवित होगी, है ना। जिसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है वो आसानी से क्या होगी, निश्चित तौर पर द्रवित होगी। ठीक है ना, वो आसानी से द्रवित होगी। साथ में हमने ये कहा कि क्रांतिक परिस्थितियों में Z का मान क्या है, तो वो तो बहुत आसान था, इसको याद भी रखा जा सकता है 3/8, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू आप ध्यान भी रख सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, आप इसको सीधे सीधे याद भी रख सकते हो कि Z का मान जो है वो कितना आता है, 3/8 आता है। आप इसको ध्यान भी रख सकते हो। फिर हमने ये एक चीज डिस्कस करने की कोशिश की कि 1 और 2 में से कौन सा आपका जो है रियल है और कौन सा आइडियल है, इसको कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए इससे बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हाई प्रेशर पर रियल वाला आइडियल से ज़्यादा होगा, तभी तो Z का मान इकाई से बड़ा होगा। और लो प्रेशर पर ये लगभग जो है वह 1 से कम है, लेकिन ध्यान रखना कि लो प्रेशर में इन दोनों के मान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, दोनों के मान में बहुत अधिक अंतर नहीं रहता। और इसी कारण है कि रियल और आइडियल जो है मतलब बहुत कम दाब पर आदर्श व्यवहार आने लग जाता है, अधिक अंतर नहीं रहता। ठीक है ना। हाँ, हाई प्रेशर में बिल्कुल क्लियर है कि Z का मान इकाई से बड़ा है, Z का मान इकाई से बड़ा है, इसका मतलब V रियल V आइडियल से अधिक है। ठीक है बच्चों, तो एक क्लास इसमें और लगेगी थ्योरी में, फिर एक क्लास अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे।
उसके साथ ही आपका गैसीय अवस्था यानी गैसीय स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।